गर्ल्स, मैं आपसे बहुत दिन बाद आज तारुफ कर रही हूँ एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे कोरोना हो गया था और मैंने आज ही ज्वाइन किया है। तो राजा राम मोहन रॉय के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम उनके शिक्षा संबंधी विचार और आर्थिक विचार एवं राजनीतिक विचारों को समझेंगे। तो जो शिक्षा संबंधी विचार हैं उसके अंतर्गत राजा राम मोहन रॉय ने शिक्षा का जो उद्देश्य बताया है उसके अंतर्गत उन्होंने कहा है कि उन्हें भारतीय समाज को मध्ययुगीन अंधकार के युग से निकालकर आधुनिक युग में ले जाना प्रमुख उद्देश्य था, ताकि भारत विश्व के विकसित एवं समृद्ध देशों की श्रेणी में आ सके। और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राम मोहन रॉय ने शिक्षा को सर्वोत्तम साधन के रूप में स्वीकार किया। दूसरी प्रमुख बात जो थी उनकी शिक्षा संबंधी वह थी कि वे मध्ययुगीन शिक्षा पद्धति का बहुत विरोध करते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि यह शिक्षा पद्धति अपनी प्रकृति से अनुदारवादी, परंपरावादी तथा संकीर्ण थी और किसी भी प्रकार की मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता को उसने प्रोत्साहन नहीं दिया। और इसी कारण राजा राम मोहन रॉय इस पद्धति को स्वीकार नहीं करते थे। तीसरी इसी से संबंधित बात जो प्रकृति एवं विशेषता जो शिक्षा संबंधी विचारों की है, उसके अंतर्गत उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन को हमें बहुत महत्व देना चाहिए। उनका ये और इसी उद्देश्य से उन्होंने 1825 में वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की और उन्होंने अनेक प्राचीन बंगला भाषा में जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद यानी प्राचीन ग्रंथों का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया। और उन्होंने ये ऐसे ग्रंथ थे जो दर्शन, संस्कृति और साहित्य की जो महान परंपरा है उसकी जानकारी जो पढ़ने वाले हैं उनको देते थे। तो उन्होंने हिंदी, बांग्ला और अन्य जो भाषाएं हैं भारत की, उनके माध्यम से ज्ञान का प्रसार किया। यानी उनके माध्यम से उन्होंने जो व्यक्ति के धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में सुधार के लिए जो बातें इनमें लिखित थीं उनको प्रचारित एवं प्रसारित किया। जो पाश्चात्य शिक्षा पद्धति और पाठ्यक्रम का उन्होंने पूर्ण समर्थन भी किया। वो ये चाहते थे कि गुरुकुल प्रणाली के बजाय हम स्कूल प्रणाली पर अधिक ध्यान दें। और उन्होंने जो पाश्चात्य पाठ्यक्रम था उसका भी समर्थन किया। वे चाहते थे कि इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान के साथ प्राकृतिक दर्शन, रसायन शास्त्र और रचना शास्त्र आदि का भी अध्ययन भारत के जो शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चे हैं वो करें। राम मोहन रॉय ने अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को भारत के विकास की एक अनिवार्य शर्त भी माना, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब तक हम उस पद्धति को नहीं अपनाएंगे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते, हम आधुनिक नहीं बन सकते, हम जो आधुनिक राष्ट्र हैं उनकी श्रेणी में नहीं खड़े हो सकते। राजा राम मोहन रॉय ने 1816-17 में कलकत्ता में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना भी की और 1822-23 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में भी उन्होंने सहयोग दिया। सार्वजनिक एवं निःशुल्क शिक्षा के वे हितैषी थे और प्राथमिक शिक्षा सभी वर्ग एवं जाति के बच्चों को अनिवार्य रूप से दी जाए और निःशुल्क दी जाए, यह उनका मानना था, जो कि आज हम भारत में आधुनिक युग में आज़ादी के इतने वर्षों बाद फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान और
उनको मिड डे मील का भी प्रावधान है। ये सरकार के द्वारा प्रायोजित होता है। शिक्षण संस्थाओं में शारीरिक दंड की परंपरा के वे प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि बालकों को डरा धमकाकर और शारीरिक दंड दे करके नहीं पढ़ाया जा सकता। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि राजा राम मोहन रॉय जो हैं उन्होंने शिक्षण पद्धति के में आमूल चूल परिवर्तन करने की बात को अपनाया एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति को अपनाने पर भी उन्होंने बल दिया। राम मोहन रॉय के जो आर्थिक विचार हैं उनके अंतर्गत प्रमुख है निजी संपत्ति एवं स्वामित्व का समर्थन। उनके अनुसार प्राचीन भारतीय परंपरा एवं जो विधि है उसके आधार पर उन्होंने निजी संपत्ति के और एवं संविदा करने के वैयक्तिक अधिकार का प्रबल समर्थन किया। वो ये चाहते थे कि प्राचीन भारत से मुगल काल तथा कृषि भूमि पर निजी स्वामित्व की प्रणाली प्रचलित रही है और ब्रिटिश शासन को इसी बात का अनुकरण भी करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने अहम जो आर्थिक विचारों में रखी वह थी काश्तकारों के शोषण को रोकने का सुझाव। यानी उनका मत था कि सरकार को काश्तकारों के साथ भी भूमि का स्थायी बंदोबस्त स्वीकार करना चाहिए। जमींदार को लगान वसूल करने का अधिकार तो होना चाहिए, लेकिन उसे काश्तकारों पर लगान की मनमानी राशि लगाने का अधिकार नहीं होना चाहिए और स्वयं भी सरकार को जमींदारों पर लगान की राशि जो है उसको घटाना चाहिए, उनसे बढ़ी हुई राशि वसूल नहीं करनी चाहिए। फिर सरकारी खर्चों को घटाने का उन्होंने प्रबल समर्थन किया। उनका यह मानना था कि यदि नागरिक प्रशासन के उच्च पदों पर यानी कलेक्टर आदि पर यूरोपियन अधिकारियों के स्थान पर शिक्षित भारतीय लोग जो हैं वो आ जाएंगे और आसीन हो जाएंगे तो सरकारी व्यय में कमी आ सकती है, क्योंकि यूरोपियन लोगों को ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, उनका व्यय ज़्यादा होता है और भारतीयों को वो कम वेतन में रखकर भी काम चला सकते हैं। सैनिक व्यय को सीमित करने का भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया और भारत की सुरक्षा को उत्पन्न होने वाले किसी भी आकस्मिक खतरे का मुकाबला करने के लिए किसानों की जो आरक्षित सेना है उसका गठन किए जाने का भी उन्होंने सुझाव दिया। भारत की आर्थिक उन्नति का उन्होंने समर्थन किया। किस प्रकार? क्योंकि भारत से विदेश में जाने वाले माल पर सरकार निर्यात की जो मात्रा है उसको कम कर दे यदि, तो फिर विदेशों में भारतीय माल सस्ता हो जाएगा और उसकी खपत में भी वृद्धि होगी और इससे क्या होगा, भारत में विदेशी धन की पूर्ति में वृद्धि होगी। तो ऐसा उनका मानना था कि भारत से धन की निकासी की मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो आमद है वह अधिक होनी चाहिए। सरकार को यूरोप के उद्योगपतियों एवं पूंजीपतियों को भारत में बसने के लिए प्रोत्साहित करने का भी उनका विचार था। वे ये मानते थे कि भारत में विदेशी पूंजी का निवेश होगा तो भारत सही ढंग से औद्योगिकरण कर सकता है, भारत से धन की निकासी रुकेगी और भारतीयों को रोजगार भी प्राप्त होगा और उनके जो आर्थिक और तकनीकी ज्ञान है उसमें भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो राजा राममोहन राय के आर्थिक विचार थे उनका उद्देश्य था बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय, और इसी दृष्टि से उन्होंने अपने आर्थिक विचार रखे। भारत के औद्योगिकरण तथा कृषि क्षेत्र की समृद्धि की आवश्यकता पर भी उन्होंने प्रबल बल दिया। अब आते हैं हम उनके सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारों पर।
तो राजनीतिक विचार जो हैं उसके अंतर्गत जो व्यक्तिवादी विचारधारा है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता, इस पर उन्होंने बहुत बल दिया, क्योंकि विश्व में लॉक, मॉन्टेस्क, रूसो, इनकी विचारधारा उस समय चल रही थी और अधिकांश देश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करने में लगे रहे थे और स्वतंत्रता पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में उनकी गहरी आस्था थी और उन्होंने इस बात का नैतिक समर्थन भी किया। उन्होंने जो अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार, यानी राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, है ना, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, इन तीनों ही अधिकारों का उन्होंने बहुत समर्थन किया और उन्होंने इनको पूर्ण रूप से अप्रतिबंधित रूप में स्वीकार किया। राजा राममोहन रॉय के अनुसार राज्य के कार्यक्षेत्र के बारे में उनके जो विचार थे वो भी बहुत महत्वपूर्ण थे। उनका यह मानना था कि व्यक्तिवादियों के अहस्तक्षेप के जो सिद्धांत है वह लागू होना चाहिए, यानी व्यक्ति के जो कार्यक्षेत्र है उसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और राजा राममोहन रॉय ने राज्य को ऐसा उपयोगी व महत्वपूर्ण साधन माना जो व्यक्ति व समाज के भौतिक व नैतिक कल्याण में उसकी मदद कर सके। राजा राममोहन रॉय संक्षेप में उपयोगितावादी एवं नैतिक आधार पर राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार के समर्थक थे और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा उन्होंने सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता को भी काफ़ी तवज्जो दी और उन्होंने, लेकिन ये थोड़ी सी एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात है कि उन्होंने विशिष्ट कारणों से भारत में तो ब्रिटिश शासन के अस्थायी रूप से रहने का समर्थन किया, लेकिन सामान्य रूप से वे यूरोप और एशिया में सभी राष्ट्रों की पूर्ण स्वतंत्रता के हितैषी थे। और जहाँ जहाँ भी आंदोलन हो रहे थे, यानी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के जो आंदोलन हो रहे थे, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे यूरोप में किसी भी देश में, उसका उन्होंने प्रबल रूप से समर्थन किया। टर्की, नेपल्स और यूनानी विचारक जो थे उनका भी इन्होंने जो स्वतंत्रता का मुद्दा है उस पर समर्थन किया। निरंकुश शासन का इन्होंने प्रबल विरोध किया और वे लोकतांत्रिक शासन के समर्थक थे और इसी दृष्टि से उन्होंने शक्तिशाली राजतंत्र, अधिनायक तंत्र और अनुदार कुलीन तंत्र का विरोध भी किया। 1779 की फ्रांस की जो उदारवादी क्रांति थी उससे ये अत्यधिक प्रभावित थे और इसके द्वारा वहाँ पर निरंकुश शासन का अंत किया गया और इसीलिए ये उसके हितैषी थे। लोकतांत्रिक और संवैधानिक शासन के भी ये प्रबल समर्थक थे। इन्होंने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता व कानून के सम्मुख उनकी समानता को समर्थन दिया। एक और बात जिसका इन्होंने प्रबल समर्थन किया वह था शक्ति पृथक्करण सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो तीन हमारे संवैधानिक विंग्स होते हैं, यानी लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, इन तीनों को अलग अलग कार्य क्षेत्र इनका उन्होंने बताया और एक दूसरे के कार्य में दखल न देने की बात भी कही। प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के भी ये प्रबल समर्थक थे और इन्होंने जनमत निर्माण के लिए प्रेस की अहम भूमिका को प्रतिपादित किया, क्योंकि ये मानते थे कि प्रेस को शासित व शासक के बीच में एक संपर्क सूत्र के रूप में माना जाना चाहिए। इन्हें भारत में राष्ट्रीय पत्रकारिता का भी जनक कहा जाता है और इनके जो प्रमुख दो अखबार थे वे थे संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, जिनका इन्होंने प्रकाशन किया। तो
प्रेस की स्वतंत्रता के अलावा प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के संबंध में भी इनके कुछ अहम विचार थे, जैसे ज़मींदारी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। फिर राजस्व के लिए सरकार को लगान की वृद्धि के साधन के स्थान पर अन्य साधनों को अहमियत देनी चाहिए और सरकार को अपने प्रशासनिक व्यय में कमी करनी चाहिए एवं स्थायी सेना की संख्या सीमित करके और आरक्षित लोक सेना बनाने के पक्षधर ये थे। विधि एवं न्याय व्यवस्था पर क्या विचार थे राजा राममोहन रॉय के? इनका ये मानना था कि भारत के लिए कानून निर्माण का कार्य ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाना चाहिए। फिर इन्होंने यह भी कहा कि दो प्रमुख स्रोत इन्होंने बताए विधि के: लोगों की इच्छा तथा संप्रभु के आदेश। और रूढ़ियों एवं आचार प्रथम श्रेणी में इन्होंने इसको रखा और राज्य द्वारा निर्मित विधि द्वितीय श्रेणी में इन्होंने रखी और इन्होंने इन दोनों को विधि का प्रमुख स्रोत भी माना। ज्यूरी व्यवस्था को लागू करने के ये पक्षधर थे और न्यायिक कार्य ऐसी सामान्य भाषा में उन्होंने कहा होना चाहिए जिसे न्यायाधीश और सामान्य जनता भी समझ सके। और इन्होंने कहा कि न्यायालयों के निर्णयों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि कानून एवं न्याय के बारे में लोगों की जानकारी भी बढ़े। धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण की इन्होंने शुरुआत की राजनीतिक स्तर पर। क्या बातें थी इसकी प्रमुख? पहली, उन्होंने धर्म को राजनीति का आधार नहीं माना और धर्म राज्य की धारणा को अस्वीकार किया। दूसरी बात उन्होंने बोली कि धार्मिक सहिष्णुता जो है वो हमें अपनानी चाहिए, यानी जो नागरिक है वह कोई भी धर्म अपना सकता है देश में रहने वाला। फिर इन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकों को किसी प्रकार का भेदभाव हमें नहीं बरतना चाहिए, ऐसा भी कहा। और एक सबसे प्रमुख बात इन्होंने कही कि यूरोप वासियों को हमें भारत में बसाना चाहिए। क्यों बसाना चाहिए? उनका ये मत था कि यूरोप वासियों के भारत में निवास से भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा और यहाँ से संपत्ति के निकास में भी कमी आएगी। और सबसे महत्वपूर्ण विचार उनका जो राजनीतिक था वह था ब्रिटिश शासन के प्रति जो उनकी एक स्वामी भक्ति थी वो प्रमुख थी। उनका ये मानना था कि शीर्ष स्तर पर ब्रिटिश का शासन होना चाहिए और अंदरूनी स्तर पर भारतीयों का शासन होना चाहिए। यानी ब्रिटिश शासक जो थे वो बहुत कुशल थे और इसीलिए उन्होंने ऊपरी स्तर पर उनके रहने की बात जो है वो जताई। फिर सार्वभौमिक धर्म, मानवता तथा अंतर्राष्ट्रवाद का भी उन्होंने समर्थन किया और उनकी ये धारणा थी कि सभी राष्ट्रों के निवासी एक ईश्वर की संतान हैं और इस प्रकार सभी समुदाय और राष्ट्र मिलजुल करके रहें। तो इस प्रकार हमने देखे आज राजा राममोहन रॉय के राजनीतिक और शिक्षा संबंधी एवं आर्थिक विचार। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।